अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अंदीप ज़ारा प्रोग्राम देख रहे हैं माह नूर। और रोज़ाना की तरह हमारे जिस तरह से प्रोग्राम में हम किसी भी मेहमान शख्सियत को बुलाते हैं, आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि वो बहुत दबंग किस्म की सियासतदान हैं और जिस भी किसी इशू पर बोलती हैं तो बहुत खुलकर अपना ओपिनियन देती हैं। और एक जुमला सुना होगा कि आया और छा गया, इसी तरह से मीडिया में बहुत कम आई हैं, लेकिन जब आई हैं तो छा गई हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपका उनसे तारुफ़ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद आज प्रोग्राम में सेनेटर सहर कामरान साहिबा। मैम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम सलाम। अंदलीप, आपने तो मुझे इतना कॉन्शियस कर दिया कि अब मुझे लगता है कि संभल के बोलना पड़ेगा। नो। आपने बोला कि बहुत खुल के बोलती है, तो मुझे लगता है कि बड़ा संभल के बोलना होगा। नहीं, आप खुल के बोले हमेशा की तरह। मैम, सबसे पहले आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी और तमाम सुनने वालों को रमज़ान मुबारक का महीना, बाबरकत महीना जो है बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस महीने की बरकतों से जो हमारी मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करे और ये जो वबा है कोरोना वायरस की, इससे जो है हमें निजात दे, दुनिया भर को महफूज बनाए। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें आप उसी वक्त महफूज हो सकते हैं जब आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज हों। ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें जो है इस बाबरकत महीने की रहमतों से नवाज दे। जिस तरह से अभी ये वबा है तो ज़ाहिर है पहले जो रमज़ान हम गुजारते थे इस वाला ज़रा मुख्तलिफ है, तो क्या रूटीन है, आप किस तरह से रमज़ान मुबारक गुजार रही हैं? अच्छा, सिर्फ एक चीज़ है जो रमज़ान मुबारक से पहले भी, यानी मैं 21 मार्च के बाद बाहर शायद एक ही दफ़ा निकली हूँ। अच्छा, बिल्कुल जो है वो मैंने जो एक चीज़ है ना कि सेल्फ़ आइसोलेशन, उससे बड़ा सख्ती से अमल किया है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी चीज़ की हम तरगीब दे रहे हैं, हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं माशरे में और हम उस पर ख़ुद अमल दरामद नहीं करते तो बेमायने हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं और मेरे इर्द गिर्द के लोग उसी वक्त महफूज हैं जब मैं पूरी तरीके से एहतियात करूँ। तो सिर्फ ये है कि बाहर नहीं जा रहे, घर के अंदर मौजूद हैं। तो इसके अलावा तो मैं रमज़ान मुबारक हमेशा जो है ना वही रहमतों का महीना वो वैसा ही है, वही रूटीन है, वही इबादतें हैं, सिर्फ ये कि दरवाजे से बाहर झांक के नहीं देखा। तो किस तरह से सारा दिन घर में फिर क्या करती रहती हैं? रोज़े, ज़ाहिर है रोज़ा होता है तो इबादत तो होती है रमज़ान में, उससे हट के क्या रूटीन है? अच्छा, पता नहीं लगता कि दिन गुजर कैसे जाता है। अच्छा। इसलिए कि मसरूफियत रहती है, कुछ लिखना लिखाना, कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च, कुछ पढ़ना, कुछ अपने आप को जो है वो क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में उससे अवेयर रखना। फिर जो है जब टाइम मिल जाए तो कुछ पका लेना शौक़ से। क्या पकाती हैं? क्या किस चीज़ को पकाने का शौक़ है? अच्छा, मुझे हर चीज़ पकाने का शौक़ है जो सामने आ जाए। और क्या खाने का शौक़ है? खाने का भी आई थिंक सबसे ज़्यादा, फिर कहेंगे कि बड़ा ये टिपिकल सा जवाब है, लेकिन मुझे दाल चावल सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा। मेरी फेवरेट जो है वो दाल चावल है। तो उसके बाद अगर रमज़ान में है पकौड़े पसंद है, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि कम बनाए जाए। लेकिन ये कि हर चीज़ जो है कुछ आजकल तो टाइम मिल गया है कि घर पे नान बना के भी देखो और घर पे जलेबी बना के भी देखो। तो ये कि वो ये ज़रूर इसके ऊपर टाइम मिल रहा है कि फोकस करें कुकिंग के ऊपर। तो क्या अच्छा बनाती हैं जब कुकिंग करती है जिसकी सब तारीफ़ करते हो? सब लोग हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं, चाहे पाए हो, निहारी हो, साग हो, पुलाव हो, बिरयानी हो। आई थिंक सो मैं खाना दिल से बनाती हूँ तो सब अच्छा बनता है। तो ये कभी कभी बनाती हैं या डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बना लेती हैं? नहीं, पहले तो बहुत कभी कभी बनाती थी, यानी मसरूफियत इजाज़त नहीं देती थी। हाँ। अब ये है कि टाइम मिल जाता है तो कोशिश करती हूँ कि डेली भी बना लूँ कोई चीज़। तो घर के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं या बाहर के खाने? अच्छा, मैं बाहर की कोई चीज़ नहीं खाती। अच्छा। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर चीज़ घर की हो, यानी दही भी घर पे जमे, मिसाले भी घर पे पिसे, हर चीज़ घर की हो, बाहर की चीज़ नहीं। क्योंकि हाइजीन पे भी काफ़ी कॉन्शियस हूँ मैं, और अदरवाइज़ भी ये होता है कि आपको अपने जायके की आदत होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, जिस तरह से रमज़ान में इंसान की रूटीन चेंज हो जाती है बाकी दिनों की निस्बत, तो ऐसी कौन सी एक आदत है जो रमज़ान में भी होती है, वही रूटीन आपकी आगे के बाकी महीनों में भी आप उसको इम्प्लीमेंट करती हैं? अच्छा, बड़ी अजीब सी रूटीन है मेरी। अच्छा। एक तो रूटीन जिसको मैं कहूँगी कि नमाज़ों की रूटीन चेंज नहीं होती, वो वही रहती है, क्योंकि वो तो अपने वक्त पर अदा करनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। फिर उसके साथ साथ जो है मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों के साथ जो कनेक्टिविटी है वो उनके हिसाब से जागना, उनके हिसाब से कनेक्ट रहना, वो वैसे ही रहता है। फिर ये कि जो मैं थोड़ा बहुत टाइम डेली अपनी रिसर्च को या स्टडीज़ को देती हूँ,
कि कुछ ना कुछ, क्योंकि तालीम के लिए तो मुसलसल एक अमल है जो चलता है, हम रोज़ कुछ सीखते हैं, तो वो मेरा रूटीन वैसे ही रहता है। फिर टॉक शोज़ ये हैं कि पहले स्टूडियो में जाके करते थे, अब स्काइप पे हो जाते हैं, वो ज़रा आजकल कम होते हैं, लेकिन बाकी तो मेरे ख्याल में सब रूटीन वैसा ही रहता है। तो बहुत सारे लोग सुबह सहरी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सारा दिन सोए रहते हैं, आपकी भी कुछ ऐसी रूटीन है? अच्छा, सारा मैं 4 घंटे सोती हूँ। अच्छा, ठीक सिर्फ है, 4 हाँ, घंटे? उससे आगे लग्जरी है। अच्छा। अब वो 4 घंटे मुझे किस वक्त मिले, जी। ये मेरी किस्मत है। अच्छा। क्योंकि अगर बच्चे जल्दी बात कर लें तो फिर मुझे जल्दी सोने का टाइम मिल जाता है, अगर वो देर कर दें और फजर हो जाए तो फिर फजर के बाद अगर मुझे टाइम मिले, वरना फिर ये कि किसी एक वक्त में, यानी या मैं जल्दी सो जाऊँ, बच्चों के फ़ोन पे उठ जाऊँ, बस वो 4 घंटे मुझे चाहिए हैं। 4 घंटे के बाद अगर वीकेंड पे कुछ मिल जाता है तो दैट्स अ लग्जरी। अच्छा, तो बुक्स वगैरह पढ़ती हैं? अच्छा, अब ये कि जब से ये मोबाइल और कंप्यूटर आए तो वो किताब, एक ज़माने में बहुत शौक़ था किताबें पढ़ने का, लाइब्रेरी जाने का, किताबें लाने का, इशू करवाने का, पढ़ने का। और अब ये है कि किताबें आपको गूगल पे मिल जाती हैं, कंप्यूटर पे मिल जाती हैं, तो एज सच कोई ऐसा हो कि अपने इंटरेस्ट की बुक हो तो उसको तब मैं पढ़ लेती हूँ, वरना फिर ये कोशिश ये होती है कि अच्छा जो रेलिवेंट चीज़ है, जैसे आर्टिकल्स आ गए, एनालिसिस आ गई, वो लिख भी लेती हूँ और पढ़ भी लेती हूँ। तो किस किस्म की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, वक्त के साथ कभी पोइट्री भी अच्छी लगती है। अच्छा, पोइट्री भी अच्छी लगती है। कभी पोइट्री भी अच्छी लगती है और फिक्शन भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर क्योंकि फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी, डिफेंस, इससे रिलेटेड जो होती हैं किताबें, एनालिसिस, वो अच्छी लगती है। अच्छा, ये आपने मज़े का बताया कि पोइट्री भी अच्छी लगती है, किस किस्म की पोइट्री अच्छी लगती है? देखिए, मुझे अहमद फराज बहुत पसंद है। अच्छा। ठीक है, मैंने गालिब को भी बड़े शौक़ से पढ़ा है, मैंने इलामा इकबाल को भी बड़े शौक़ से पढ़ा है, इसी तरीके से मुनीर नियाज़ी भी मुझे बहुत पसंद है, हबीब जालिब तो हमारे बहुत फेवरेट रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अमजद साहब अमजद, उनकी नज़में मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कोई अपनी पसंद का शेर अच्छे से सुना दे। मैं एक नज़म सुना देती हूँ और ये बातें बताऊँगी कि नज़म किसकी है। अच्छा। उस नज़म का उन्वान है पछतावे। ठीक है। तपती धूप में रेत पे चलना, चुपके चुपके जलते रहना, तपती धूप में रेत पे चलना, चुपके चुपके जलते रहना, खामोशी से दर्द को सहना, तूने कहाँ से सीख लिया है। पागल लड़की जोगन बन के किसके नाम पे बैठी है तू, जाने वाले कब लौटे हैं, वादे किसको याद रहे हैं। अपने मन को रोग लगा के नाहक इसे छुपाती है तू, आंखें तेरी आईने हैं, आंखें तेरी आईने हैं, दिल की बात बता देंगे वो, तेरी मेहर वफा के बदले बदनामी के मैले धब्बे फिर आंचल पर लग जाएंगे। वो जाने वाला कब आएगा, फ़िक्र कस्ती इस दुनिया में, फिर तन्हा तू रह जाएगी। सूने सूने हाथ ये तेरे, फिर कंगन की आस लगाकर शिकनों से भर जाएंगे, पछतावे रह जाएंगे। माशाल्लाह, क्या बात है। बड़ी अच्छी पोइट्री आपको पसंद आई। किसकी है, आप कह रही हैं कि मैं बाद में बताऊंगी? ये पोइट्री मैंने लिखी थी। अच्छा, खुद लिखी है? वाह जी। लेकिन दैट वाज लाइक काफ़ी अरसा पहले, अब नहीं लिखती, अब टाइम ही नहीं मिलता। स्टूडेंट लाइफ में शौक था? हाँ, वो सब शौक था और तो लिखती भी थी। एक किताब भी मेरी उस वक्त एक छपी थी, उजाले के ख्वाब, तो अब पता नहीं वो किताब कहाँ गई और ख्वाब किधर गई। तो आपने वो किताब संभाल के नहीं रखी? नहीं रखी है, मतलब कुछ कॉपीज़ होंगी, लेकिन ये कि वो ज़ाहिर बात है कि वो घर पे उधर होंगी, या कराची में, या मैं जद्दा रही हूँ काफ़ी अर्से, उधर होंगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको टोकूंगी क्योंकि ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपसे यहीं से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद है और उनसे बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। अभी वो पोइट्री सुना रही थी, अभी कुछ उनसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछते हैं कि किस तरह से सियासत में आना हुआ, बचपन से शौक़ था या बाद में? बचपन से बिल्कुल शौक़ नहीं था,
ये हादसाती तौर पर मैं सियासत में आई, क्योंकि जब कॉलेज में थे तो डिबेट्स में हिस्सा लेना, पोइट्रीज़ में हिस्सा लेना, मुबाहिसों में, और लिखना लिखाना भी थोड़ा बहुत चलता था। तो जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लें तो आपके प्रोफाइल्स जो हैं वो पता लग जाते हैं कि जी आप उस वक्त स्टूडेंट यूनियंस तो बैन हो गई थी, लेकिन स्टूडेंट के जो ग्रुप्स थे वो एग्जिस्ट करते थे। तो वो इंटरनली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी चलती थी। तो एक मैगज़ीन के लिए मुझे कहा गया कि आप कोई नज़म लिख दें। सच्चाई उस मैगज़ीन का नाम था। तो मैंने कोई नज़म लिख दी, किसी की बरसी के हवाले से थी, और जब वो लिखी तो उस पर जो है मुझे जो हमारी अपोजिशन पार्टी थी उस वक्त जमात इस्लामी, उससे कोई थ्रेट्स मिले। उस थ्रेट्स ने मुझे कंपेल किया कि मैं जो है वो दूसरी तरफ जो है शायद मेरी जो है रुझान भी बढ़ गया, तवज्जो भी बढ़ गई, और शायद इट वाज मोर रिएक्टिव। लेकिन फिर जब एक दफ़ा आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि स्टूडेंट यूनियन और जो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपको ये मौका देते हैं कि अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, आप एक टीम वर्क जो है उसमें रहें, आप डिसिप्लिन जो है इख्तियार करें, आप जो है वो दूसरों की जो ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, उनको समझें और मिलजुल के काम करें। तो मैंने फिर इस तरह से ख़ुद एतमादी, मैं समझती हूँ कि एक तरबियत में बड़ा हिस्सा रहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, तो वो एक दर्जगाह रही मेरे लिए। तो अभी सियासत में आ गई, कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे नहीं आना चाहिए था? मैं तो बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो करीब रहने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, उनको करीब से जानने का मौका मिला। तो ये तो मैं समझती हूँ कि कभी इसमें रिग्रेट नहीं किया, और मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में जो अचीव किया उसे कभी रिग्रेट नहीं करूँगी, इसलिए कि एक एक कदम आगे बढ़ी हूँ। आप ज़माना तालिब इल्मी से सेनेट तक पहुँचने का सफ़र तवील था, और बहुत उसमें अप एंड डाउन ज़िंदगी में इंसान देखता है, लेकिन ये कि बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत सफ़र था। जद्दोजहद भी थी, अज़्म भी था, हिम्मत भी थी, कभी कभी जो है वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी, लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट कभी नहीं है। कुछ सियासत में आने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, कुछ क्या ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, मेरा रूटीन शुरू से ऐसा ही था कि जब आप घर में बड़े होते हैं ना बहन भाइयों में, तो आप बड़े ही पैदा होते हैं, पर आपकी ज़िम्मेदारियां भी होती हैं, फिर आपको उसी तरीके से मसरूफियत भी होती है। तो शुरू से जो है अपना टाइम जो है डिवोट करना जो है वो मेरी एक आदत थी, अपनी जो भी मसरूफियत हो, जो ज़िम्मेदारियाँ उनके लिए। तो सियासत भी एक ज़िम्मेदारी और बड़ी अच्छी ज़िम्मेदारी रही, क्योंकि ज़माना तालिब इल्मी में थे, उसमें हमारा जो रोल था वो ये था कि जो हमारे फेलो स्टूडेंट्स हैं हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे असिस्ट कर सकते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ के ये हुआ कि आप लोगों की नीड्स को समझें, क्योंकि पॉलिटिक्स है ये कि आप जो है इट्स फॉर द पीपल, कि आप आवाम की जो नीड्स हैं उनको समझें, उनके हकूक़ को समझें और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। फिर सऊदी अरेबिया में रही, बहुत मौका मिला कि अपने वतन के लिए काम करूं, अपने मुल्क को सर्व करूं, उसके लिए आवाज़ उठाऊं। तो मैं समझती हूँ एक तसलसल है, और जितना अब सियासत को हम बुरी नज़र से देखते हैं वो गलत है, क्योंकि आप ये एक बहुत अजीम सर्विस है जो आपको मौका देती है कि आप सर्व कर सकें। आप सऊदी अरेबिया की बात कर रही हैं, थंब इम्प्रेशन से लार्जेस्ट फ्लैग बनाने का जो वाक़या है ज़रा वो शेयर करें हमारे साथ, वो क्या वाक़या है? मैं तो उसको जो है ना अपने लिए एक बहुत ही काबिल फ़ख्र समझती हूँ कि वो इनिशिएटिव था मेरे लिए, क्योंकि आप जब मुल्क से बाहर होते हैं तो आपकी जो मतलब मैं समझती हूँ कि अपने दिल जो है ना आपके वो वतन में धड़कते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आप मुल्क से बाहर रह के अपने जो मोहब्बत का इजहार है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। तो ऐसा ही आइडिया मेरे जहन में आया कि क्यों ना थंब इम्प्रेशन से पाकिस्तान का फ़्लैग बनाया जाए। तो वो फ़्लैग जो है 2.5 लाख थंब इम्प्रेशन से हमने बनाया, जो कि मैं जिस स्कूल को हेड कर रही थी उसकी जो स्कॉच कोट की वॉल है उसके ऊपर वो पूरा जो है लगा। और उसमें ना सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स ने, स्टाफ ने, टीचर्स ने, बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स ने, फिर उसके बाद जो कम्युनिटी है वहाँ पे, यानी अगर मैं ये कहूँ कि एलीट क्लास के हर रिप्रेजेंटेटिव ने और हर लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी ने, इवन वो जो स्ट्रीट बॉयज़ हैं उन्होंने, और इसके अलावा वो लोग जो दमाम से सफ़र करके मक्का जाते थे और मक्का से दमाम जाते थे या ताइफ से आते थे, उन्होंने भी उसको एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन की तरह आके अपने जो अंगूठों के निशान हैं लगाए, और वो इतना खूबसूरत
फ्लैग जो है वो तामीर हुआ। आज भी अगर कोई, जिसको वो कहते हैं तरीक मक्का हाईवे से, मक्का एक्सप्रेस वे से अगर जो है वो जद्दा में वो जाता है मक्का की तरफ, तो जब वो उधर से गुजरता है तो उसको पाकिस्तान का वो फ्लैग जो है वो दूर से नज़र आता है। तो फिर सबसे ज़्यादा खूबसूरती थी कि ये फ्लैग बनाते हुए जो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा था, जिस तरीके से हमने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया के हर गोशे से, बल्कि हमने सऊदीज़ को भी देखा कि वो भी एक अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जो है अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए आए। तो 2.5 लाख लोगों के अंगूठों का निशान लगाना, और एक एक नाम जो है रजिस्टर हुआ, एक एक शख्स ने जिसने अपना अंगूठा लगाया, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। और हमने इसको गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए भी भेजा था, लेकिन क्योंकि उसके बाद मैं आ गई तो शायद वो उस तरह से फॉलो नहीं हो सका। लेकिन ये कि वो बहुत ही खूबसूरत जो है रूप परवर मंज़र था, पाकिस्तान के कौमी तराने लगे हों और लोग आ रहे हों और अपने अंगूठों का निशान लगा रहे हों। इवन लोगों के बुज़ुर्ग वालिदैन जो है वो आए, नए पैदा हुए बच्चे लोग, उनके भी निशान लगाने के लिए लाए। तो लगता था कि बहुत ही एक अट्रैक्शन थी उसकी। और तमाम मीडिया के अंदर बड़ा अच्छा कवर हुआ कि पाकिस्तानीज़ आर गिविंग अ ग्रेट जेस्चर, अ थम्स अप जेस्चर टू द नेशन। तो बहुत खूबसूरत मैं समझती हूँ कि वो वक्त, मुझे उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। तो ये आइडिया कैसे आया? मुझे उस वक्त भी किसी ने पूछा कि आइडिया कैसे आया, तो मैंने कहा कि आइडिया जो है वो दिल से आया, और दिल में सिर्फ पाकिस्तान है। तो जो वतन की मोहब्बत है वो आपके को ऐसे कई आइडियाज़ जो है वो दे देती है। चलिए मैम, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। आप मैम के साथ चिट चैट जारी है, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। अभी वापस आएंगे तो उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मैम सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे अभी उनकी कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से। मैम, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बताएं। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन कौन हैं, क्या? देखिए, मेरे हस्बैंड सऊदी अरेबिया में है, मेरे कज़न हैं, एंड मैं भी ये कहूँगी कि मेरे कज़न भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं। और आई रियली चेरिश माई फैमिली लाइफ। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने इंजॉय की है, मेरी दुआ है कि हर एक को उतनी ही अच्छी फैमिली लाइफ मिले। फिर एक बेटी है मेरी जो कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड में है और अपनी इंजीनियरिंग की है उसने, और वो आगे पढ़ रही है। और एक बेटा है जो कि ग्लासगो में इंजीनियरिंग कर रहा है, 3rd ईयर में है। सो 2 बच्चे, हस्बैंड और मैं। और वालिदैन की मेरी डेथ हो गई है, और मेरी सास जो है वो कराची में है। तो बस दिस इज़ व्हाट। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा किससे अटैचमेंट है आपकी? पहले तो अगर मैं समझती हूँ कि अपने पेरेंट्स में अपने फादर के बहुत करीब थी, और अब जो है ज़ाहिर बात है कि मैं समझती हूँ कि दोनों बच्चे जो है वो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है। फिर हस्बैंड के साथ भी आई थिंक वी टुगेदर आर अ वेरी गुड। एक होता है ना कि आप कहते हैं कि जी एग्जाम्पलरी फैमिली, तो आई थिंक एग्जाम्पलरी फैमिली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, ज़ाहिर है आप सियासत में काम भी करती रहती हैं, तो फैमिली को टाइम ना दे पाएँ तो कहेंगे जी हमें टाइम नहीं दे रही हैं, ऐसा कभी हुआ? सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कहूँगी कि बग़ैर मेरी फैमिली के सपोर्ट के मुमकिन ही नहीं था। यानी जितनी इनकरेजमेंट मुझे अपनी फैमिली से मिली। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं 4 घंटे सोती हूँ, तो दिस इज़ हाउ आई डिवोट माई टाइम। लाइक ज़ाहिर बात है, बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना था तो उन्होंने तो जाना ही था, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं वर्चुअली बच्चों के साथ रहती हूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम लोग फैमिली, अब तो डिजिटल जो है वो दुनिया है, और डिजिटल दुनिया ने हमें भी कनेक्ट करके रखा है। और दूसरा ये कि आना जाना भी होता रहता है, मुलाकातें भी होती रहती हैं। हाँ, मगर ये मैं कहूँगी कि डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आने के बाद वो जो 2012 में मैं आई, लेकिन 2012 में ही मेरी बेटी जो है एडिनबरा पढ़ने के लिए चली गई। इसी तरीके से जो है वो मतलब पॉलिटिक्स में नहीं, इसके अंदर पार्लियामेंट में, ठीक है। उससे पहले तो ये था कि मैं वहीं पर थी, हम इकट्ठे ही थे। तो लेकिन ये कि मेरी हर कामयाबी को मेरी फैमिली ने सेलिब्रेट किया है, इनकरेज किया है।
और इसीलिए मैंने जब ये कहा ना कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तो मैं कहूँगी जब आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करें तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारिए। तो बच्चों को कितने अरसे के बाद मिल पाती हैं? वैसे आती जाती रहती हैं मिलने के लिए? बच्चे आमतौर पे तो उनकी समर वेकेशंस होती हैं तो बच्चे आते हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं तो बच्चे आते हैं, अगर स्प्रिंग हो तो तब आते हैं। इस दफ़ा बेटी का तो क्योंकि उसने अपना मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में और उसकी अभी PhD उसने उसको स्कॉलरशिप मिली थी, डिस्टिंक्शन से उसने किया मास्टर्स, तो उसका तो 3 साल आने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा। तो ये कि हम लोग जाएंगे जब ये कोरोना का ख़त्म हो जाए सिलसिला। और बेटा जो है वो डेफिनेटली उसका जिस दिन एग्ज़ाम हो गया, फ़्लाइट्स खुली तो वो आ जाएगा, वो इज़ ममाज़ बॉय। अच्छा तो क्या कहती हैं, ख़वातीन को सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, अगर ख़वातीन जो है जितने अच्छे तरीके से किरदार अदा करती हैं और जितने अच्छे तरीके से जो अपने सोसाइटी के लोग हैं उनकी नीड्स को समझती हैं, और मैं समझती हूँ कि वो रोल उन्हीं का जो है माशरे के अंदर बेहतरी ला सकता है। एक तो बहुत मैं समझती हूँ कि अपनी एक होते हैं ना सिंसियरिटी विद द प्रोफेशन, वो बहुत है। और जब मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत को सामने रखूँ और फातिमा जिन्ना की शख्सियत को सामने रखूँ, तो मैं कहूँगी कि ख़वातीन के बग़ैर सियासत भी नामुकम्मल है। क्योंकि अगर मुल्क के लिए आपने काम करना है तो आप किसी चीज़ को उठा लें, आप चाहे ख़वातीन की तरक्की कहें, आप आवाम के हकूक़ की बात करें, आप जो है वो इवन मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, आप जो है कोई इनोवेशन की बात करें, आप अगर जो है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, और मैं कहूँगी कि कायद-ए-आज़म जो है फातिमा जिन्ना के बग़ैर अधूरे थे और बेनज़ीर भुट्टो के बग़ैर पाकिस्तान अधूरा है। चलिए रमज़ान के हवाले से कोई मैसेज दे दें हमारे नाज़रीन को जो देख रहे हैं। देखिए, बहुत बाबरकत महीना है और मैं समझती हूँ कि कोरोना ने हमें एक मैसेज दे दिया, रीसेट योर लाइफ। और रमज़ान मुबारक का जो ये महीना है ये आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि रीसेट योर लाइफ। देखिए, अब अगर जो डिफरेंट आ रही हैं इसके ऊपर नरेटिव्स, कोई कह रहा है कि कोरोना जो है वो चमगादड़ से हुआ, कोई कह रहा है कि लेबॉर्ट्रीज में बना। देखिए, चाहे वो इंसानियत की फलाह है, चाहे वो जो है मैं कहूँगी कि आपकी बेसिक हाइजीन है, तो उसके लिए यही मौका है कि जो लोग 5 वक्त वज़ू करते हैं उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप बार बार हाथ धोएं। ठीक है, जो हलाल खाते हैं उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप चमगादड़ और बिल्ली ना खाएं। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों में तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है, रीसेट करें, अपने माहौल का भी उतना ख्याल रखें जितना अपना ख्याल रखते हैं, और जो सिविक सेंस है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आज भी हमने अपने आप को डिसिप्लिन कौम नहीं बनाया तो फिर जो है मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभलना। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मेरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमारे लिए टाइम निकाला। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।